अभी हमारे वक्ता जुड़ चुके हैं श्री अवनीश मैत्री जी, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के आप जो हैं कुशल सह संयोजक हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के आप प्रबंधक हैं, वैदिक संस्कार विशेषज्ञ। आपका विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। आधे घंटे तक अपना वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद सुषमा जी के वक्तव्य होंगे, फिर जिनके भजन रह गए हैं, गीत रह गए उनके भजन। 6:30 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आइए अवनीश जी अपना विचार रखें। ओम ओम। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका जी, बहुत धन्यवाद। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर आज पुनः एक बार फिर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय माताजी सरला गुप्ता जी और समादरणीय उपस्थित सभी सज्जनों, माताओं, बहनों, भद्र आर्य पुरुषों, मैं एक संस्कृत के श्लोक के साथ में अपनी आज की चर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्लोक इस प्रकार से है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गोप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा दैवता। पशु विद्या विहीन पशु। समादरणीय उपस्थित सज्जनों, आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं वो विषय है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और शिक्षा एवं मनोविज्ञान का आपस में वास्तव में क्या संबंध है। तो इस विषय पर अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं भूमिका के तौर पर आपके समक्ष कुछ बात और रखना चाहता हूं। उसमें यह है कि आप ये देखिए कि हमारे इस भारतवर्ष पर लगभग 1000 वर्षों तक विशेष रूप से विदेशी आक्रमणकारियों का और विदेशी शासकों का शासन रहा है, जिसमें मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो लगभग 800 से 900 वर्ष का मुगल शासनकाल जिसको हम मानते हैं वो रहा है। और उसके बाद में लगभग 200 से 250 वर्षों तक हम अंग्रेजों की गुलामी में भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों बातों में एक प्रमुख विशेषता आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आप में से बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा भी इतिहास के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और कुछ जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि जो मुगल शासन था हमारा, उस शासन का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों को धार्मिक रूप से परेशान करना था। बलात् उनका जो धर्म है उसका परिवर्तन करके अपने मजहब में उनको लेना था। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीजें थी, लूटपाट आदि, वो उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। उन्होंने यहाँ पर किया। आप देखिए इस काल की एक जो मुख्य बात जो मेरी नजर में, मेरी चिंतन में आई, वो ये थी कि इस काल में हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, आर्य संस्कृति थी, उस पर बहुत ज्यादा कुठाराघात तो किए गए, लेकिन उसका कोई बेहद विस्तृत प्रभाव जो है वो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद में जब मैं एक और देखता हूं दूसरा चिंतन जो अंग्रेजी शासनकाल का है, तो जो अंग्रेजी शासनकाल था, अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, उस समय का एक मुख्य उद्देश्य उनका जो था वो आर्थिक शोषण करना था। लेकिन आर्थिक शोषण के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ की बहुत सारी अन्य चीजों का भी जो बहुत ही गहराई से, मैं कहूंगा जैसे एक वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ें जहां से सिंचित होती हैं, उन सारी बातों का भी एक बड़ा विस्तृत अध्ययन किया, सर्वे किया। और मैं इस बात को भी रखने से पहले आपके समक्ष एक बात कहूंगा कि जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के घर पर चोरी हो जाए और उसका सारा सामान जो है वो कोई व्यक्ति चोर करके ले जाए, लूट करके ले जाए,
लेकिन यदि उसके पास में उसका अपना व्यवसाय बचता है, अपना हुनर बचता है, अपनी विद्या बचती है, अपने आय का स्रोत अगर बच जाता है, तो उसको पुनः खड़ा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो आनी जानी माया है, एक बार आपने अगर मान लीजिए खो भी दी तो उसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के आय का स्रोत यदि खत्म कर दिया जाए, उसका जो उसके जो संबल है, साधन है, जिनसे वो पुनः बड़ी अच्छे शीघ्रता से खड़ा हो सकता है, उन साधनों पर कुठाराघात सीधा सीधा किया जाए, से पतन जो है वो हो जाता है सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में नहीं, बाकी के सभी क्षेत्रों में। तो जो अंग्रेजी व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य तो आर्थिक शोषण करना था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि समय के साथ साथ उन्होंने जब यहाँ के वैदिक संस्कृति को देखा, सभ्यता को देखा, संस्कारों को देखा, तो उन्होंने यहाँ पर बड़ी विचित्रता के साथ में देखा कि इतने बड़े भूभाग पर पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में ढूंढने से भी कोई भिखारी नहीं मिलता था, कोई इस प्रकार का विपन्न व्यक्ति नहीं मिलता था। सभी समृद्ध थे, सबके पास में अपने अपने साधन थे, कुटीर उद्योग थे, व्यवसाय थे, आय के भरपूर स्रोत थे। और उस समय पर हमारे देश को आप सभी जानते हैं, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। देखिए समय में कैसा परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने इस बात का बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया कि यहां पर ऐसी क्या व्यवस्था है, और देखिए उन्होंने उस व्यवस्था के मूल को ढूंढ लिया, और वो मूल है शिक्षा। तो आज जो हम विषय जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो विषय है शिक्षा। लेकिन इस शिक्षा के साथ में उन्होंने एक बड़ा विचित्र कार्य किया। उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के जो मनोविज्ञान था शिक्षा को लेकर के, या फिर इसका दूसरा शब्द यदि हम लें कि जो विद्या को लेकर के हमारे टेक्नोलॉजी को, मनोविज्ञान को उन्होंने इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया कि हम आज भी उस मानसिक गुलामी से, आज भी उस अंग्रेजी की गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा भारतवर्ष लगभग 250 वर्ष की उनकी गुलामी से और फिर बड़े संघर्षों के बाद में दो बड़े स्वतंत्रता संग्राम जो हुए 1857 का और उसके बाद में 1947 तक जो संग्राम हुए दो बड़े बड़े, उसके बाद हमने स्वतंत्रता तो पाई, लेकिन इस बीच के 100-150 वर्षों में उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इस प्रकार से कुठाराघात किया, वार किया कि हम उस चीज को समझ ही नहीं पाए। और उसके बाद जो हमारा चाहे संविधान बना, चाहे जो हमारी बाकी की व्यवस्थाएं बनी, वे सारी की सारी इसी प्रकार की बनी जैसी कि उनके यहाँ पर थी। आप देखिए, मैं भले ही नाम नहीं लूं, लेकिन सभी जानते हैं कि संविधान बनाने वाली जो समिति थी और उसके जो लोग थे, उन्होंने लॉ कहां से पढ़ा? उन्होंने सारा लॉ जो है वो जो कानूनी पढ़ाई थी वो भारत के बाहर से पढ़ी। हमारे पास वेद था, वेद का ज्ञान था, मनुस्मृति जैसे बहुत विस्तृत और बेहद अद्भुत ज्ञान के भंडार ग्रंथ थे, लेकिन हमने उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है, मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देता चलूंगा कि अंग्रेजी व्यवस्था में एक बात देखी जाती है, जो कानूनी व्यवस्था है उसमें ये बात बड़ी विचित्रता से देखी जाती है। यदि 10 अपराधी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था का कितना बड़ा दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, ये हम आज बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझते हैं। यदि 10 अपराधी समाज में होंगे तो अपराधों की रफ्तार भी 10 गुनी होगी। यदि 10 अपराधियों को पकड़वाने के चक्कर में, उनको सजा देने के चक्कर में, यदि मान लीजिए किसी भी कारण से, वैसे तो ऐसा संभव नहीं है, यदि सभी लोग अपने ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, निष्ठा से कार्य करते हैं, अपने धर्म आचरण से यदि वे कार्य करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए गलती से ऐसा हो भी जाए कि एक निर्दोष को जो है मान लीजिए सजा हो जाती है, किसी भी कारण से हो जाती है, सिस्टम की व्यवस्था हो या अधिकारियों की कमी हो, तो भी वो समाज के लिए कितना हितकारी है। हमारे यहाँ पर त्याग की और बलिदान की तो अनेकों गाथाएं हैं, सैकड़ों कहानियां, हजारों आपको ऐसी ज्वलंत और जो मतलब मैं कहूंगा कि जो जीवंत कहानियां हैं, ऐसी आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था ली, इस कानूनी व्यवस्था का कितना बड़ा दुष्परिणाम हमारा समाज आज भुगतता है,
उसके पीछे भी शिक्षा का मनोविज्ञान है। थोड़ा सा मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था को देखा, शिक्षा व्यवस्था को देखा। देवियों और सज्जनों, मैं आपसे यहाँ निवेदन करता चलूं कि जिस समय ब्रिटेन में पहला स्कूल खुल रहा था, आपने बहुत जगह ये सोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्ट पढ़ी होगी, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई है। पहले खुल रहा था, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, जंगली थे, जब वो पहला विद्यालय अपने यहाँ खोल रहे थे, उस समय पर हमारे भारतवर्ष में लगभग 1,76,000 गुरुकुलों की संख्या थी। आप देखिए हम उस समय कितने विस्तृत आगे थे, कितना हमारा बड़ा क्षेत्र था, चाहे भले वो शिक्षा का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, सामाजिक का हो, राजनीति का हो, या फिर कहिए कि विश्व में विश्व गुरु होने का हो, धार्मिकता का हो, अध्यात्म का हो, योग का हो, यज्ञ का हो, वेदों का हो, ऋषि मुनियों का हो। इतनी सारी विषय जिन पर मैं कहूंगा कि आपको कहीं पर दूर दूर तक पूरे विश्व में कहीं कोई देखने को नहीं मिलेगा। और आज जो है वो व्यवस्था क्या हो गई है कि उन्होंने उस व्यवस्था को देख करके और उन्होंने क्या पहचाना कि हमें यहाँ पर यदि लंबे समय तक हुकूमत करनी है तो इनकी इस शिक्षा व्यवस्था को, इन मानवीय मूल्यों को, इन आदर्शों को, इनके इस गौरवशाली इतिहास को हमें नष्ट करना पड़ेगा। और वो नष्ट करने में कितना सफल हुए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं अपनी बात पर, और फिर मैं अपने मूल विषय पर आ जाऊंगा जो मैं आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप देखिए उन्होंने हमारे यहाँ के पुस्तकालय जो थे वो जला दिए, बहुत सारी पुस्तकों की चोरी करके उनको वहां पर अपने यहाँ ब्रिटेन में ले गए, और जहां जहां पर उनको शिक्षा के केंद्र थे उनको नष्ट कर दिया गया हमारी संस्कृति के साथ में। अब देखिए इसका सीधा सीधा संबंध हमारी शिक्षा के, हमारी व्यवस्था, गुरुकुली व्यवस्था के साथ में है। जब उन्होंने ये पहचाना कि यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था स्वामी होते हैं, प्रचारक होते हैं, और देखिए आज जिस प्रकार के हम बाबाओं को वीडियो बंद कर दी तो आवाज क्लियर आ जाएगी। ओम, इसका मतलब मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी अभी तक। चलिए ठीक है, मैं आ रही थी पर बीच बीच में रुक रही थी। अभी ठीक है, अभी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि आप पहले बता देते तो अच्छा रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज आपकी ठीक आ रही है अवनीश जी। जी आचार्य जी, बोलिए आवाज आ रही है। जी बहुत धन्यवाद। देखिए आगे फिर मैं आपको जिस विषय पर मैं लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था थी शिक्षा की, उस व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। और उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद उन्होंने एक चीज और देखी कि हमें यदि इस भारत देश पर शासन करना है तो वो शासन जो करना है, उस शासन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्लर्क लोगों की आवश्यकता है, लिपिक बाबू, जो किसी अधिकारी के अंडर में कार्य करे और उस अधिकारी के सिर्फ बातों को मानने का कार्य करे। वो अपनी तरफ से अपनी बुद्धि का उसके अंदर इतना न हो कि वो किसी निर्णय को कर सके। और इस बात को पकड़ने से देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे भारतवर्ष का कि हम आज भी उस व्यवस्था को बिल्कुल इसी प्रकार से पकड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बात और मैं कहता कहता चलूंगा आपके समक्ष कि जो हमारी राजाओं की जो व्यवस्था थी, उन्होंने राज्य व्यवस्था के तहत उनको वेतन या पेंशन की एक व्यवस्था के तहत उनको रखा। जिस समय पर उन्होंने ये जो नौकरी की, जिसको मैं सर्विस कहूंगा, नौकरी की जो व्यवस्था प्रारंभ की, उस व्यवस्था को प्रारंभ करने का दुष्परिणाम ये रहा कि हम जो अपने व्यवसाय पर ध्यान देते थे, हम जो अपनी रुचि के अनुसार जिस कार्यों को पकड़ते थे, जिस विषय में हम जिस प्रकार से उन्नति करना चाहते थे, उस प्रकार से हम उन्नति नहीं कर सके। और हमें क्या पढ़ाया गया कि बहुत बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं जिन्होंने वहां ब्रिटेन में जाकर के और आईएएस की, जिसको अपन आईएएस की इक्विवेलेंट परीक्षा कहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के पास किया, तो वे बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। हमें सिर्फ इतनी सी बात को पढ़ा करके समाप्त कर दिया गया, जबकि इसके बाद में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने लगभग 1 वर्ष से कुछ समय अधिक कार्य किया और उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ भी दी। विशेष बात यह थी कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, ये बात ज्यादा जानने योग्य थी। और आज जो हमारा भारतीय जनमानस है वो किस बात को पकड़ के बैठा हुआ है कि शिक्षा के नाम पर हम सिर्फ अक्षर ज्ञान लेना चाहते हैं,
शिक्षा के नाम पर हम सिर्फ अधिक नंबर लाना चाहते हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ, अब आज किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के नाम पर पूछिए उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य मानव बनना नहीं है, उसका उद्देश्य संस्कारों का ग्रहण करना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने जीवन को उन्नत बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने का लक्ष्य का नहीं, उसको अपनी भाषा को, अपने देश को, अपनी राष्ट्र मानना, उसको मानना, उसको ग्रहण करना, उसको आचरण में लाना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद में एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए जिसमें मैं 40-50 हजार रुपए महीना या 60 हजार रुपए महीना आज की डेट में, आज के हिसाब से एक बड़ा उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जो है इस प्रकार से मेरा एक सेट हो जाए और मुझे सिर्फ वो नौकरी मिल जाए। हम इसके आगे कुछ भी नहीं सोचते, हम इसके पीछे भी कुछ नहीं सोचते। ये हमारा मनोविज्ञान जो अंग्रेजों ने सेट कर दिया वो आज भी चल रहा है, लेकिन इसके कितने दुष्परिणाम है वो मैं आपको पीछे गिना चुका हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस विषय पर मैं लाकर के, जिस बात पर लाकर के मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं उस ओर मैं आप सभी का ध्यान ले चलता हूं कि हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था आज भी कुछ हद तक जीवित है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों से जब इस पूरे देखता हूं समाज पर और सोशल मीडिया पर, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम अब कुछ गुरुकुलों के लिए जागृत हो रहे हैं। बहुत जगहों पर नए नए गुरुकुलों की स्थापना हो रही है। हमें आज सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने की आवश्यकता है। धन की कोई कमी नहीं है भारत में, धार्मिक लोगों की कोई कमी नहीं है भारत में, लेकिन बात सिर्फ वही है जो आचार्य जी भी कई बार कहते हैं कि ऋषि दयानंद तो पैदा होना चाहिए, स्वामी जी तो पैदा होने चाहिए, बड़े बड़े आचार्य और प्रचारक तो होने चाहिए, लेकिन वो मेरे घर में नहीं होने चाहिए, किसी और के घर में होने चाहिए। ऐसा नहीं, यदि चाहे वो किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो वो बदलाव हम जो है आगे अपने समाज को दे सकते हैं, समाज को ला सकते हैं और फिर हम आगे इस प्रकार से बढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता चलूंगा। मैं अपना उदाहरण दूं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या करता हूं इस समय और किस प्रकार की मेरी शिक्षा रही है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि गुरुकुल का एक विद्यार्थी, क्योंकि उस उदाहरण के बाद हो सकता है मेरा समय भी समाप्ति की ओर होगा। गुरुकुल का एक विद्यार्थी जिसने 1981 में 40 वर्ष पहले उस विद्यार्थी ने अपने वहां से आचार्य किया गुरुकुल से, और गुरुकुल से आचार्य करने के बाद में जब उसका आचार्य हो गया तो उसे पता चला कि उसके पास में किसी भी प्रकार की सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, क्योंकि गुरुकुल जो था वो आर्ष प्रणाली से चलने वाला गुरुकुल था। आप देखिए कि 81 में एमए करने के बाद में, अर्थात आज की डेट में जो आचार्य होता है वो एमए के इक्विवेलेंट होता है, वो करने के बाद में उस व्यक्ति ने 10वीं कक्षा से, जिसको आज अपन बोर्ड कहेंगे ना, जो सिंपल जो 10वीं कक्षा का जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड से उस व्यक्ति ने सामान्य माध्यम से अपनी पढ़ाई पुनः प्रारंभ की और उसके बाद में भी वो अपने ग्रेजुएशन में, एमए में, शिक्षा शास्त्री जो उसने बीएड किया उसमें सभी जगह वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा, टॉपर रहा। और उसके बाद उन्होंने सरकारी सेवा में अपनी ज्वाइनिंग दी। लेकिन यहां पर भी एक विचित्र बात मैं आपको बताता चलता हूं कि सेवा में 3 एग्जाम, बात तो ये थी कि वो इतने मतलब मैं कहूंगा कि एवरेज से थोड़ा ऊपर थे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, तो उन्होंने इस प्रकार का संकल्प भी ले रखा था कि भाई मैं जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल होता है उसमें मुझे नहीं जाना है, मुझे उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए जाना है। तो उन्होंने उससे नीचे तो कभी अपना फॉर्म ही नहीं भरा। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने फॉर्म भरा, जो जिसको कहेंगे अपन कॉलेज लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का, तो वो फॉर्म भरने के बाद में जब पहली बार वो इंटरव्यू में पहुंचे तो वहां पर उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि भाई आप तो प्राचीन व्याकरण पढ़े हुए हैं, फिर आपने ये एमए वगैरह सब ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि व्यक्ति गुरुकुल का था तो उसने वहां पर सत्य का उद्घाटन कर दिया कि जी राजस्थान में तो यहाँ पर प्राचीन व्याकरण पढ़ाने वाला कोई था नहीं, इस प्रकार की गुरुकुलीय व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है, तो मुझे उत्तर प्रदेश जाकर के अपनी इस पढ़ाई को, प्राचीन व्याकरण की पढ़ाई को करना पड़ा। और वो प्राचीन व्याकरण की पढ़ाई करने के बाद में पुनः मैं यहाँ लौटा तो मेरी डिग्री मान्य नहीं थी, इसलिए मुझे फिर से सामान्य माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ी। तो वहां पर जो एक्सपर्ट महिला थी और बाकी के जो 2 एक्सपर्ट थे वो इस बात से कतई जो है सहमत नहीं थे, राजी नहीं थे, और उन्होंने वह डग्गे की चोट पर यह कहा कि भाई आपका सिलेक्शन हम नहीं ले सकते। उन्होंने स्पष्ट उसी समय कह दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार जब पुनः 1 वर्ष के बाद में वो फॉर्म निकला फर्स्ट ग्रेड का, उन्होंने फिर फॉर्म भरा और रिटन एग्जाम क्लियर किया, फिर से इंटरव्यू में पहुंच गए
और सौभाग्य की बात देखिए कि वहां पर पुनः वही जो महिला थी वो उपस्थित थी एक्सपर्ट के रूप में। उसने फिर देखा और उसने फिर जो है वो कोई शौक वाली बात जो है वहां पर भी उन्होंने जो भी पूछे कोई ज्यादा तात्पर्य नहीं है, लेकिन वहां पर फिर वही बात आ गई कि जी नहीं, आपका सिलेक्शन हम नहीं लेंगे। तो देखिए गुरुकुल का विद्यार्थी वहां पर क्या उत्तर देता है। वो उत्तर ये देता है कि मैडम जब तक आप यहाँ बैठी हैं, लेकिन अगर जगह निकलती रहेगी, जब तक ये वैकेंसी आती रहेगी, मैं आपको इस तरफ हमेशा बैठा हुआ मिलूंगा। चाहे आप मेरा सिलेक्शन लीजिए या नहीं लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मैं हमेशा यहां पर बैठा हुआ मिलूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तब तक आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। और इस चैलेंज को करने के बाद भी जब तीसरी बार उनका जो है, दूसरी बार भी वो रिजेक्ट हो गए वहां से, उन्होंने इंटरव्यू पास नहीं किया। तीसरी बार उस एग्जाम में जो एक्सपर्ट बंदा दिल्ली से आया था वो एक मुस्लिम था, और उस मुस्लिम ने ये सोच रखा था कि मुझे किसी भी संस्कृत के विद्यार्थी का और जो विशेषकर गुरुकुल से पढ़ा हुआ है उसका तो मुझे सिलेक्शन लेना ही नहीं है। लेकिन इतनी जो मानसिकता है उसके होने के बावजूद भी उस विद्यार्थी ने अपना सिलेक्शन जो है वो क्लियर किया। तीसरी बार में क्लियर किया, लेकिन उन्होंने कर लिया। इतना आत्मविश्वास कुल के विद्यार्थी में ही हो सकता है। आप देखिए यहां पर दो बातें विशेष आपको बताने योग्य हैं कि एक तो इतना बड़ा समय जो पुनः पढ़ाई में उन्होंने लगाया, और उसके बाद में फिर इतना संघर्ष करने के बाद में फिर उन्होंने जो हासिल करना था वो लक्ष्य को हासिल किया। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि इतना संघर्ष, आत्मनिर्भरता सिर्फ एक गुरुकुल हो सकती है। आपको अब एक अंतिम बात और मैं बताता चलूंगा, फिर मेरा समय पूरा हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो शिक्षा पद्धति जो उन्होंने वर्णित की है, उसके आधार पर यदि देखा जाए मोटा मोटी रूप पर, तो वैसे उनकी स्वयं की शिक्षा चलिए वो तो बहुत प्रतिभाशाली थे, अत्यंत प्रतिभाशाली थे। तो उनकी शिक्षा तो 3 वर्ष और कुछ माह में पूरी हो गई। गुरु विरजानंद जी ने उनको बहुत अच्छा ज्ञान कराया। लेकिन यदि हम सत्यार्थ प्रकाश को, संस्कार विधि को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मुख्य जो पढ़ाई है गुरुकुल की, वो भी 4 या 5 वर्ष से अधिक की नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन अब उनका समय नहीं है। तो मैं आप सभी से यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने बच्चों में आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, संस्कार चाहते हैं, माता पिता के प्रति सम्मान चाहते हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान चाहते हैं, राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, धर्म की रक्षा चाहते हैं और आजीविका भी चाहते हैं, क्योंकि आजीविका का भी मैंने आपको कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। संस्कृत का एक विद्यार्थी जो गुरुकुल से उत्तर मध्यमा, जिसको कहेंगे सिर्फ 10वीं कक्षा पास करके जो गुरुकुल का विद्यार्थी आया, उसने मेरी आंखों के सामने भी एमए के विद्यार्थियों को संस्कृत अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाई है। बताइए इससे बड़ी क्या बात होगी, जो सिर्फ 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। तो भाषा विज्ञान का इतना महत्व है कि हम आजकल अपने शब्दों को ही भूल गए हैं, इतने अपभ्रंश शब्द हो गए हैं, उर्दू के शब्द हमारी हुए हैं और हम रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमारा जो नव सस्येष्टि जो पर्व था वो होली कब हो गया, और होली से होलिका शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य है, प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ है। हमने जो हमारी जो क्या कहेंगे उनको, जो कहानियां हैं, जो कि प्रतीकात्मक कहानियां हैं, उन कहानियों को ही हमने जो है सत्य मान करके और अपने इतिहास को, जो हमारे इतिहास को छेड़छाड़ करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस इतिहास को ही हम सत्य मान करके चल रहे हैं और उस इतिहास से ही हम आगे कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास हमारा जो है वो समाप्त हो गया। आज देखिए आप, हमारे पास ऐसे गुरुकुल भी हैं जहां पर सीबीएसई की पढ़ाई होती है, ऐसे गुरुकुल भी हैं जहां पर आर्ष पद्धति से पढ़ाई होती है। और देखिए अब आपको चलते चलते सिर्फ एक अंतिम बात कहूंगा, मैं जो बोल रहा हूं, मैं स्वयं भी आईटी इंडस्ट्री में कार्य करता हूं और उसके बाद भी अंग्रेजी माध्यम में कार्य करता हूं, और उसके बाद भी आपको बता दूं कि मैं गुरुकुल में भी पढ़ा हूं। लगभग 5 वर्ष की मेरी शिक्षा भी गुरुकुल में रही है। तो यदि कोई व्यक्ति जब मुझे ये कहता है कि भाई गुरुकुल में पढ़ने से तो सिर्फ आप आर्य समाज के प्रचारक हो सकते हो, कोई आचार्य हो सकते हो, कोई विद्वान हो सकते हो, जो बस दर दर भीख मांगता फिरेगा, यज्ञ कराता फिरेगा या संस्कार कराता फिरेगा, तो मुझे उस पर हंसी आती है। वो तो पता नहीं क्या सोचता होगा, लेकिन मुझे उसकी सोच पर हंसी आती है।
लोग बहुत सारे हमें मिलते हैं अपने जीवन। यदि आपके अंदर कुछ भी योग्यता है और नहीं है, तो गुरुकुल एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिससे आप अपने अंदर वो योग्यता, वो आत्मविश्वास, वो जो चीज आपको चाहिए वो बना सकते हैं। अंतिम बात, मैं यहाँ पर बहुत सारे माता पिता भी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूंगा। एक बात और मुझे सुनने को मिलती है, कई बार इस प्रकार की शंका समाधान भी आया मेरे पास में, कि आचार्य जी, जब विद्यार्थी को या बच्चे को हम अपने से दूर भेज देते हैं तो उसका माता पिता के प्रति, घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता है। तो आपको मैं बात बता दूं, आप स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं, आज के समाज को देख रहे हैं, कि जो बच्चे आपसे बिल्कुल चिपक करके रह रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में जा रहे हैं, वो कौन सा आपके बुढ़ापे में सेवा कर रहे हैं? जरा सोचिए, कितने आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आपको सेवा करते हुए दिखेंगे। लेकिन गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक बता दीजिए आप, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता हो। ये जो सेवा का गुण है, ये संस्कार है, ये सिर्फ शिक्षा से नहीं आता है। ये संस्कार है जो संस्कारित करके आत्मा में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के जीवन में उसको घुसाया जाता है, उसको धारण कराया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है। तो जो इस प्रकार के बहाने लगाते हैं, और देखिए, जब बच्चे को अपने से दूर करना होता है ना, तब माता पिता को अपने से इतना उसको दूर किसी गुरुकुल में नहीं भेज सकता। कि जब आप बच्चे को स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश कराने जाते हो, तब अपने घर से 200 मीटर दूर स्कूल में नहीं भेजते हो? या फिर वो सिटी बस से घर से स्कूल अपने आप जाता आता नहीं है? क्या आप स्कूल में बैठे रहते हो सकता है, मान लीजिए आप जब प्रवेश कराने जाते हो बालक का, उस समय पर हो सकता है आप वहां पर 2 घंटे बैठ जाते होगे, क्योंकि वो 4 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। लेकिन उसके बाद क्या आप हमेशा ही, जब तक वो 16 वर्ष का नहीं होता, या जब तक वो 10वीं कक्षा में नहीं है, तब तक आप प्रतिदिन उसके स्कूल में जाकर के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते हैं। तो देवियों और सज्जनों, माताओं और बहनों, मेरा सिर्फ निवेदन यहां पर यह है कि यदि हम अपनी धर्म और संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो वास्तव में हमें अपनी धर्म और संस्कृति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आज हमारे पास सिर्फ एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, भेजने में भी बड़ा दर्द आता है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। ठीक है, आपकी बात हो सकता है सही है, लेकिन वो भी तो हमारी ही कमी है ना। क्यों नहीं है हमारे पास 4 बच्चे जो हम 2 को वहां भेज देवे और 2 को कहीं और किसी और क्षेत्र में डाल देवे? और इस बात की तो आप भूल ही जाइए कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी MBBS नहीं कर सकता, या इंजीनियर नहीं बन सकता, या किसी और क्षेत्र में नहीं जा सकता। बहुत सारे IAS ऐसे हैं, जयपुर में भी गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं जो IAS से रिटायर्ड रहे हैं, तपेंद्र जी, उनको आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। मेरे परिवार में भी ऐसे कम से कम 8-10 व्यक्ति हैं जो गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और से अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अपने मन में अपने विचार लाने की बात है कि हम उसको क्या धारण करते हैं। तो वास्तव में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारा जो मनोविज्ञान है वो इस प्रकार से बना दिया गया कि हम सिर्फ बाबूगिरी करना जान गए, हम सिर्फ आदेशों की पालना करना जान गए। हमने अपने व्यवसायों को नहीं देखा, हमने अपने धर्म संस्कृति को नहीं देखा, हमने अपने गुरुकुलों को नहीं देखा, हमने अपने वेदों को नहीं देखा, हमने अपने महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को नहीं देखा, उनको नहीं ग्रहण किया। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात को अब यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय भी पर्याप्त हो गया है और जो मैं आपसे कहना चाहता था उतना मैं आपसे कह चुका हूं। वैसे तो उदाहरण और भी बहुत सारे मेरे पास थे जिनको मैं कहना चाहता था, लेकिन ठीक है, समय की अपनी मर्यादा है। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं का और अध्यात्म पथ पत्रिका की ओर से इस आयोजन का, जिसके कि संयोजक पूज्य आचार्य जी चंद्रशेखर जी हैं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार और सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। धन्यवाद अवनीश मैत्री जी, बहुत सुंदर सार गर्भित उद्बोधन रहा। कम समय में बहुत सुंदर बातें आपने कही और मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं,